ओवैसी है बी टीम में, वो ओवैसी उम्मीदवार बीजेपी के भरोसे। कौन बी टीम, कौन सी टीम, ये तो पता नहीं, लेकिन राजनीति की इस रार में तो अब पूरा विपक्ष बीजेपी की बी टीम लगने लगा है। और किस पार्टी का नाम लिया जाए और किसे छोड़ दिया जाए? हार दर हार विपक्ष की अपनी ही टीम टूटकर बिखर चुकी है। नेता नगरी वाले कहते हैं कि सियासत में कोई ना परमानेंट दोस्त है और ना दुश्मन, पर पावर सेंटर में बने रहने के लिए विचारों की धाराएं ऐसी बदल जाएंगी, शायद ही कभी किसी ने सोचा हो। और मैं ये यूं ही नहीं कह रही। आप पिछले विधानसभा चुनाव का अगर हाल देखें, एक बार फिर अगर मैं आपको याद दिलाऊं, तो असम में कांग्रेस की ओर से जीत के लंबे चौड़े दावे किए गए, लेकिन हुआ क्या? केंद्र और राज्य के नेतृत्व के बीच दूरियां साफ दिखी और यहां तक कि राहुल गांधी के लिए तो मानो असम के चुनाव में नो एंट्री का बोर्ड लग गया। कांग्रेस ने यहां 6 क्षेत्रीय दलों के साथ एक गठबंधन भी किया, लेकिन उस गठबंधन से बरुद्दीन अजमल नदारद थे और जो नतीजे आए थे वो इस बिखराव के नुकसान की कहानी का सच खुद ब खुद बयां कर रहा है। तो पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही हुआ। जो ममता बनर्जी अब सोनिया गांधी के साथ मंच पर नजर आने लगी हैं, कान में दोनों एक दूसरे की कुछ बातें करते नजर आ रहे हैं, वो विधानसभा चुनाव में पहले राहुल को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। उन्होंने राहुल गांधी के लिए काफी कुछ कहा, एक्सेप्टेंस ही नहीं थी। और राहुल भी पानी पी पी कर ममता सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़े कर रहे थे। और अगर आपको लगता है कि विपक्ष ने इस चुनावी हार से कोई सबक लिया है, तो शायद आप भूल कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, गोवा, गुजरात और मणिपुर में विधानसभा के चुनाव हैं और वहां पर जो हलचल है कांग्रेस पार्टी के अंदर, आपको समझ आ जाएगा कि अभी भी विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं सीखा पुरानी गलतियों से। हर बार जो अंदरूनी कलह है वो खुलकर सामने आ जाती है और वो बीजेपी को फायदा दे देती है। तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में हम बिखरते विपक्ष की इसी मुश्किल का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि क्या इस दौर की राजनीति में पूरा विपक्षी बीजेपी की बी टीम तो नहीं बन गया। देखिए, वैसे तो विपक्ष के सामने इस वक्त कई ऐसे मुद्दे हैं, मुद्दों की लंबी फहरिस्त है, भीड़ है, जिनको अगर वो भुना ले, क्योंकि चुनाव में तो या फिर नैरेटिव ही काम आता है ना, तो अभी बहुत कुछ है उनके पास जिनको भुनाकर चुनावी जो दाव है वो खेला जा सकता है, दाव पलटा भी जा सकता है। लेकिन इस खेल में उतरने के लिए जो एकजुटता, क्लैरिटी ऑफ माइंड और मेहनत की जरूरत है, वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। एक तरफ विपक्षी दलों के जो सांसद और नेता एक एक करके बीजेपी के पाले में खींचे चले जा रहे हैं। अब दो बातें हैं, आयाराम गयाराम कोई आज की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि या तो आप उनसे बातचीत करके उनको रोक नहीं पा रहे, और यह तो सवाल राहुल गांधी पे लंबे समय से खड़ा हो रहा है, या फिर आप उनको वो सुनहरा भविष्य नहीं दिखा पा रहे पार्टी में कि पार्टी आगे रहेगी बेहतर तरीके से, इसलिए वो जहां पर भविष्य दिखता है वहां चले जाते हैं। आइडियोलॉजी की तो बात ही खत्म हो गई है। और दूसरी तरफ विपक्षी दल पब्लिक के बीच उतरकर उन मुद्दों को वोट में बदलने में नाकाम नजर आ रही है और यहीं से टीम वर्क पर सवाल उठता है। और इस लिस्ट में सबसे पहले चर्चा कांग्रेस की। देखिए, कांग्रेस के लिए असल एग्जाम की शुरुआत तो अभी होनी बाकी है, क्योंकि राजनीति में चुनाव सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं जीतता है। कई बार विपक्ष अपनी गलतियों से चुनाव हारता भी है, और जब विपक्ष अपनी जो ऊर्जा है वो सरकार को घेरने के बजाय आपसी खींचतान में खर्च कर दे, तो उसका सीधा फायदा सत्ता पक्ष को मिलता है, जो कि लंबे समय से होता आ रहा है। और अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भी विपक्ष के सामने कुछ ऐसे ही मुद्दों का पहाड़ खड़ा था, जहां सरकार को घेरने के साथ अपने घर को संभालने की चुनौती थी। अब भी है। अब देखिए, पंजाब में
बिखरती पार्टी को एकजुट रखना इस वक्त आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती की तरह है। अच्छा, आपको याद होगा कि पिछली बार भी, आपको याद है कि सिद्धू को जैसे ही पार्टी का अध्यक्ष बनाया तो क्या कुछ हुआ। यही सब कुछ दोहराया जा रहा है 5 साल बाद भी, और बुरी तरह सरकार हार गई थी और आम आदमी पार्टी का प्रवेश हो गया था पंजाब। तब भी सिद्धू थे, आज चन्नी है। उस समय चन्नी अलग दिशा में थे। तो 5 साल में पंजाब को लेकर कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं बदला। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के नजरिए से कांग्रेस किस रास्ते पर चलेगी कोई नहीं जानता। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, पंजाब तो कांग्रेस बेहतर तरीके से विपक्ष की भूमिका निभा सकती थी। आम आदमी पार्टी का जो फेलियर है वहां पर डिलीवरी का, गवर्नेंस का, तो बहुत पहले पंजाब की तैयारी करनी चाहिए थी। पंजाब कांग्रेस के लिए केरल का काम कर सकता था, पर नहीं, ना कभी एक साथ बैठकर राहुल गांधी ने बात की हो। क्योंकि वाकई में अगर एक छत के नीचे सोनिया गांधी कुछ कह दें तो कोई कांग्रेसी बना नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप भूपेश बघेल के जरिए कहलवाएंगे तो शायद कांग्रेसी ना माने। ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश में पिछली बार भी सपा ने ये टिकट नहीं, वो टिकट नहीं, आप इतनी ही टिकट लड़ेंगे, आप इतना नहीं लड़ेंगे, तब भी वैसा ही हुआ। और इस बार भी यही नजर आ रहा है कि क्या स्ट्रैटेजी है यही नहीं पता। हाँ, बस प्रभारी बदल दिए गए हैं, जनरल सेक्रेटरी बदल दिए गए हैं, लेकिन आपकी इंडी गठबंधन स्ट्रैटेजी क्या है, सपा के साथ स्ट्रैटेजी क्या है। और उत्तराखंड में भी भले ही कांग्रेस के पास सत्ता विरोधी माहौल का फायदा उठाने का मौका हो, लेकिन मजबूत प्रदेश नेतृत्व की कमी है और नेताओं के बीच मतभेद कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। कांग्रेस के लिए इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल का सबब भी वही राज्य है जहां उसको सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, जैसे कि पंजाब, गोवा फॉर दैट मैटर। क्योंकि जैसे पंजाब की बात है तो पंजाब में पार्टी की मुश्किलों की शुरुआत अभी से हो गई, जहां पार्टी चुनाव में उतरने से पहले ही जमीन पर बिखरती हुई नजर आ रही है। और इसका फायदा सीधा बीजेपी के पाले में जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से तो वहां की जनता को कोई उम्मीद नहीं है। वो बीजेपी जो बहुत दूर थी पंजाब में। कांग्रेस में इस बार झगड़ा भी उन दो नेताओं के बीच हो रहा है जिन्हें एक ही मेंटर ने आगे बढ़ाया। एक तरफ पीसीसी प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह राजा वडिंग है, जिन्होंने सिद्धू के इस्तीफे के बाद गांधी परिवार ने उनको जिम्मेदारी दी थी, और सामने चरणजीत सिंह चन्नी, जो प्रियंका और राहुल गांधी के लिए मुख्यमंत्री पद के पसंदीदा उम्मीदवार हैं। हालांकि जैसे ही चुनाव हार गए थे पंजाब में कांग्रेस, तो चन्नी साहब बहुत लंबे समय के लिए कनाडा चले गए थे, सब कुछ छोड़कर। कई बार होता है ना, आप चुनाव हार जाते हैं तो क्या हुआ, कार्यकर्ताओं का और संगठन का मनोबल बढ़ाने के लिए आप जमीन पर रहते हैं, लेकिन चन्नी साहब नहीं, बहुत बाद में वो वापस लौट गया। और पंजाब में कांग्रेस उसी राह पर चल पड़ी है जिस राह पर साल 2022 में थी। 2022 में भी यही एपिसोड हुआ। 2022 के चुनाव से पहले जाट सिख बहुल्य राजनीति में दलित समुदाय से आने वाले चरणजीत सिंह चन्नी को ट्रंप कार्ड के तौर पर पेश किया गया था। ये दाव भी कई काबिल नेताओं को नजरअंदाज करके चला गया था, और जिससे पार्टी में फूट के बीज बो दिए गए। अब पिछली 2 लॉटरी जीतने के बाद वडिंग और चन्नी को यकीन है कि अगले साल मुख्यमंत्री पद का जैकपॉट भी उन्हें ही मिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे सिद्धू को 2022 में यकीन था। और इसीलिए दोनों ही पीसीसी चीफ के तौर पर पार्टी की कमान संभालना चाहते हैं। और भले ही भूपेश बघेल को कांग्रेस ने संकट मोचक बनाकर पंजाब में उतारा हो, लेकिन संकट दूर होने की जगह ये मैसेज है कि आलाकमान का फैसला आखिरी है, बदलाव तो नहीं होगा, जिसके लिए ये कहा गया था कि चन्नी साहब मिलेंगे ही नहीं। भूपेश बघेल से फिर बाद में मिले, तमाम तरीके का नाटक प्रकरण सबके सामने हो रहा है। चन्नी की नाराजगी बहुत बड़ी कि कोई बदलाव नहीं होगा। अब एक तरफ चन्नी गुट लीडरशिप के लिए एक समय सीमा तय कर रहा है, और दूसरी तरफ राजा वडिंग को पार्टी के कई प्रभावशाली जाट सिख नेताओं का भी समर्थन हासिल नहीं है। कैसे जीतेंगे ऐसे? यानी जिस पंजाब में कांग्रेस के पास एक मौका था, और चलिए बहुत उम्मीद के साथ कहें तो मौका है, उसी पंजाब में पार्टी गुटों में बटे हुए बिखरने की कगार पर खड़ी है। तो जनता कैसे विश्वास करेगी?
कैसे देखेगी कि आप ताकतवर हैं और उनके स्टेट को संभाल सकते हैं? और ऐसा हाल सिर्फ पंजाब का नहीं है, उत्तर प्रदेश में, और ये वो चुनावी राज्य है जो आने वाले हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। पहले का तो हाल और भी खराब था। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस अभी चुनाव के मोड में ही नहीं आई है, जबकि बिहार हारने के बाद या बंगाल हारने के बाद तो पूरी कांग्रेस पार्टी को ये प्रण ले लेना चाहिए था, इंक्लूडिंग राहुल गांधी फॉर दैट मैटर, सबसे पहले, कि वो वापस उत्तर प्रदेश से तभी लौटेंगे जब वो एक बेहतर संख्या जिता कर लाएंगे विधानसभा में। पर नहीं, पार्टी को संभालने के लिए नई नियुक्तियों ने राजनीतिक हलकों में ध्यान खींचा है, लेकिन अब तक ये तय नहीं हुआ है कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन तोड़ने वाली पार्टी के तौर पर अपनी हालिया छवि को और मजबूत करेगी। सपा ने जो पिछली बार किया था उससे सीखकर अभी से ही सपा से संपर्क और सारी बातें बहुत पहले से ही तय कर लेनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश तो वैसे भी वो राज्य है जो दिल्ली का रास्ता तय करता है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ राम मंदिर का दान की चोरी का मुद्दा सियासत का सिरमौर बना हुआ है। अखिलेश यादव इस मुद्दे के सहारे चुनावी स्टेज पर अपने मोहरे भी तैयार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी उत्तर प्रदेश के समर में चुनावी मैदान के आसपास भी नजर नहीं आ रही। और इस बीच अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने आकर खड़ी होती हैं तो नतीजा वोट का बंटवारा और बीजेपी का फायदा ही फायदा। हालांकि कांग्रेस ने राजेंद्र पाल गौतम को शामिल करके एक दांव जरूर खेला। अब तक आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलाने वाले गौतम अब हाथ के साथ ही जरूर बन गए हैं, लेकिन राजेंद्र पाल कांग्रेस को इस रणनीति की तरफ लेकर जा रहे हैं कि ओबीसी और ईबीसी में सेंधमारी के जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में पैठ पड़ाई जाए। और इसके पीछे गणित है समाजवादी पार्टी की यादव वोट पर पकड़ और ओबीसी और ईबीसी के बीच बसपा की कमजोर होती पैठ। लेकिन इन सब से क्या होगा? वोट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और बीजेपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा जो यादव वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी की ही दावेदारी रहती है और बसपा के कमजोर होने की वजह से दलित और मुस्लिम वोट अब कांग्रेस को मिल सकते हैं, ऐसी सोच है। कांग्रेस को उम्मीद है कि यादव विरोधी ओबीसी और ईबीसी वर्गों को वो अपने साथ लेकर आ जाएगी, जिससे कांग्रेस को यूपी में वापसी करने में मदद मिल सकती है। तो कांग्रेस के राजेंद्र पाल गौतम, जिन्हें सबसे पहले तो यूपी कांग्रेस के पदाधिकारी के बीच अपने आप को साबित करना है, वो शुरू से ही कह रहे हैं कि गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बराबर के हिस्सेदार होंगे और कोई भी छोटा या बड़ा भाई नहीं होगा। लेकिन इस तरह की बातों ने बिहार के चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी के बीच दरार बढ़ाने का भी काम किया था, और अगर ऐसा ही असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ा तो कांग्रेस का दांव उल्टा पड़ सकता है। और ठीक भी है, अगर आप चाहते हैं कि दलित वोट बैंक पे आपकी पकड़ हो तो जमीन पे क्यों नहीं दिख रही है? बड़े नेता क्यों नहीं दिख रहे हैं? या फिर सपा से आपकी बातचीत की बैठकें अभी तक क्यों नहीं हो रही? और कांग्रेस को अभी दांव सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बैठाना है, बल्कि चुनावी राज्यों की फहरिस्त में उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड का नाम भी शामिल है। और वैसे देखा जाए तो उत्तराखंड की दो तरफा राजनीति कांग्रेस के लिए एक किसी उम्मीद से कम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जो बीजेपी सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर से जुड़ी समस्याओं का फायदा उठा सकती है। लेकिन यहां पर भी राज्य में कांग्रेस की तैयारियों में किसी बड़े जन नेता की कमी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच आपसी मतभेद, ये रुकावटें हैं। हालांकि गणेश गोंदियाल को पीसीसी अध्यक्ष के तौर पर वापस लाया गया, उन्हें एक सौम्य और साफ सुथरी छवि वाले नेता के रूप में पेश किया गया, लेकिन पार्टी का यह मानना है कि पूर्व सीएम हरीश रावत को दरकिनार करके दिल्ली के फैसले ने पार्टी के अंदरूनी मतभेदों को और बढ़ा दिया। और साथ ही गोंदियाल को अभी प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य और हरक सिंह रावत जैसे कांग्रेस के पुराने दिग्गजों के बीच अपनी पैठ साबित करनी है, ये भी तो दिक्कत है। और देखा जाए तो कांग्रेस के सामने उत्तराखंड में अच्छा मौका है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गुटबाजी बीजेपी में नहीं है। उत्तराखंड में जबरदस्त लोकल नेताओं के बीच में गुटबाजी, और वो गुटबाजी दिल्ली को पता है अच्छे से, बस कांग्रेस को नहीं दिख रही और कांग्रेस उसका फायदा नहीं उठा रही। एक तरफ अगर हम
बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि से जुड़ी बातों को लेकर, तो दूसरी तरफ पिछले एक दशक में सत्ता में काबिज बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी भी वहां पर बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन बीजेपी वो चुनावी मशीन है जो समय रहते चीजें सुधारती भी है, जमीन पर काम करती भी है, समस्याओं को सुलझाने की कला है, फिर दिल्ली पूरा कंट्रोल लेता है। और यही फर्क हो जाता है बीजेपी और कांग्रेस के काम करने में, बीजेपी को कांग्रेस से अलग बनाने में। और वैसे तो सत्ता विरोधी लहर के जरिए सरकार का बदलना लोकतांत्रिक राजनीति को नई बात, कोई ऐसी लोकतांत्रिक राजनीति में नई बात नहीं है, लेकिन बीजेपी ने बार बार इस तर्क को गलत साबित किया। 3 बार हरियाणा में सरकार रिपीट हुई, ऐसे कई सारे राज्य हैं जहां पे रिपीट हुई। बीजेपी शासित गुजरात इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां पार्टी दशकों से सत्ता में बनी हुई है। ऐसा तो नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी, गुड गवर्नेंस में कोई सुधार की आवश्यकता नहीं होगी। और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी ने जिस तरह से वापसी की, वो भी इसका एग्जाम्पल सेट करता है। और यही वजह है कि विपक्ष के सामने बीजेपी से बड़ी चुनौती खुद उसका बिखरता हुआ जो कुनबा है, उसका जो किला है, वो एक बड़ी चुनौती। उत्तराखंड की तरह ही एक और पहाड़ी राज्य है हिमाचल प्रदेश। लंबे समय से कांग्रेस के नेताओं की आपसी गुटबाजी का अखाड़ा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कामकाज के तरीके को लेकर कई नेताओं ने समय समय पर दिल्ली के दरबार में हाजिरी लगाई है, क्योंकि दिल्ली वालों ने सुध ली 2024 में। और फिर फरवरी 2024 में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के कई विधायकों ने पार्टी व्हीप का उल्लंघन करते हुए क्रॉस वोटिंग की, और जिसकी वजह से अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली के कैंडिडेट थे, और इसके बाद 6 कांग्रेस विधायक बागी हो गए लगातार बढ़ती गुटबाजी के बाद। और गुटबाजी तो तब भी थी जब सुक्खू सीएम बनने वाले थे, तब भी आपको बहुत खींचतान देखने को मिली थी। और फिर अभी भी लगातार जो गुटबाजी बढ़ी, उसके बाद आलाकमान ने 2024 के अंत में पूरी प्रदेश कमेटी को भंग कर दिया। लेकिन लंबे समय तक संगठन का ढांचा नहीं बन पाया था, जो कि कांग्रेस की एक आदत सी हो गई है हर राज्य के लिए, और इसकी वजह रही गुटबाजी। जनवरी 2026 में, यानी इस साल, हिमाचल में 11 जिलों में नए जिला अध्यक्ष नियुक्त करके संगठन को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेताओं का एक दूसरे पर वार पलटवार, और इसका नुकसान किसे होगा ये कहने की जरूरत नहीं है। अभी हाल ही में हरियाणा में बैठक हो रही थी, नए प्रभारी पहुंचे, तब भी इस तरह का भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहा रणदीप सुरजेवाला को कि अगर आपका साथ मिल जाए तो सरकार ले आएंगे। तो रणदीप सुरजेवाला ने बिना समय लिए फटाक से कहा कि आपका साथ बहुत दे दिया, अब आप हमारा साथ दीजिए। ये वो मौका था जब नए प्रभारी वहां पर पहुंचे थे, उनका स्वागत हो रहा था, उनको स्टैब्लिश करना था कार्यकर्ताओं के बीच में, बताना था कि दिल्ली से आए हैं, दिल्ली ने भेजा है। और कांग्रेस में तो कल्चर है प्रभारी दिल्ली होता है। उस समय ये वार पलटवार आपको मन से दिखाई देने को लगा, यानी कि रणदीप सिंह सुरजेवाला के जो कार्यकर्ता हैं उनको मैसेज चला गया कि हुड्डा साहब का साथ नहीं देना, और हुड्डा साहब ने ये मैसेज दे दिया कि रणदीप जी साथ देंगे तो सरकार आ जाएगी। आप इमेजिन कीजिए, हरियाणा में तो चुनाव है भी नहीं, लेकिन ये गुटबाजी कब से शुरू हो गई। पिछली बार भी गुटबाजी की वजह से ही हरियाणा में कांग्रेस हार गई। और गोवा जहां पर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, गोवा भी इस सिलसिले की अगली कड़ी है। गोवा में पार्टी आलाकमान ने अमित पाटकर को हटाकर गिरीश चोडांकर को गोवा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया, और इसके बाद कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच भारी असंतोष फैल गया। नौबत यहां तक आ गई कि इस विवाद को सुलझाने गए पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ भी स्थानीय महिला नेता की तीखी बहस हुई, और केसी वेणुगोपाल रूड हो गए महिला नेता के साथ और कमरे से बाहर जाने को कहा। ये कांग्रेस आलाकमान के लिए एक अलार्म ही है, अगर वो महसूस करे तो। वहीं दूसरी ओर गोवा कांग्रेस पार्टी नाम से एक नए दल के रजिस्ट्रेशन ने भी यहां कांग्रेस की मुश्किलों को दुगना कर दिया है, और इस लिस्ट में गुजरात भी आता है। गुजरात तो वो है जहां पर आप 12 महीने फोकस करें,
5 साल तक फोकस करें, जिस दिन चुनाव आ रहे हैं उस दिन से तैयारी शुरू करें, क्योंकि आप ही मानते हैं कि जिस दिन गुजरात हाथ से निकल गया बीजेपी के, उस दिन से चीजें बदलेंगी। तो मेहनत कीजिए। जब पता है आपको गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह, और कलह कोई नई बात नहीं है गुजरात में। गुजरात के नेता को दिल्ली का प्रभारी बनाया, दिल्ली के हालात सबको पता है। और गुटबाजी इतनी बढ़ गई कि अहमदाबाद नगर निगम चुनाव में मिली हार के बाद कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया ग्रुप्स में पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठा दिए, और इसके बाद 6 वार्ड अध्यक्षों को उनके पदों से हटा दिया गया। लेकिन गुटबाजी थम गई है। ये कह देना जल्दीबाजी होगी, या आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि सवाल ये है कि आखिर विपक्ष कब सीखेगा, और विपक्ष हर बात पे मीडिया को सवाल खड़े करता है। विपक्ष खुद मेहनत नहीं करना चाहता, और क्योंकि किसी न किसी के ऊपर तो डालना है, तो मीडिया पे आप बोलिए, आप खड़े होइए, आप निष्पक्ष बनिए। आप मेहनत कब करेंगे? विपक्ष एकजुटता का नारा तो दे रहा है, लेकिन ये नारा सिर्फ कागजों पर बुलंद है, आपके सामने है। ये लोकसभा चुनाव से पहले बना इंडी गठबंधन चुनाव खत्म होते ही पूरी तरह बिखर गया। जैसे पश्चिम बंगाल में ही बात कर लेते हैं, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी के साथ चुनाव लड़े, लेकिन विधानसभा चुनाव में ममता और राहुल गांधी आमने सामने खड़े थे। और इसी तरह दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हुआ, जहां इंडी ब्लॉक में शामिल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने खड़ी नजर आई। और ये और बोल रहे हैं कि हम देश में एक साथ हैं, राज्यों में एक साथ नहीं। जनता को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि राज्यों में हम एक दूसरे के विरोध में हैं, देश में हम एक साथ हैं? हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ, और केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ वामपंथी दलों जैसे सीपीएम, सीपीआई के आमने सामने नजर आया। यानी लोकसभा चुनाव में जो दल हम साथ साथ हैं का नारा दे रहे हैं, वो अपने अपने राज्य में हम आपके हैं कौन पूछ रहे हैं। और ऐसा ही पंजाब में भी होगा, जहां आप और कांग्रेस एक दूसरे के सामने खड़े दिखेंगे। और उत्तर प्रदेश में भी अगर गठबंधन पर मोहर नहीं लगती या सीटों के बंटवारे को लेकर लड़ाई होती है, तो यही होना है। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या टूट रहा विपक्ष खुद बीजेपी की बी टीम बनता जा रहा है? क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब गठबंधन के साथी आमने सामने लड़ते हैं तो उसमें फायदा बीजेपी का होता है। वोटों का बंटवारा किसी एक दल को मिलने की जगह 2 उम्मीदवारों के बीच होता है, और इसी में सामने से एकजुट खड़ा गठबंधन जनता के लिए विकल्प बनकर सामने आता है। और जो जीतते भी हैं वो गठबंधन की कमजोर होती कड़ियों के बीच विकल्पों की तलाश में बीजेपी के आसपास ही दिखते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जनता इस वक्त सरकार के सामने एंटी इनकम्बेंसी की मुश्किलें नहीं है, लेकिन सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी राजनीति की हवाओं का रुख नहीं मोड़ सकती साहब। असल परिवर्तन तो तब होता है जब जनता को आपके ऊपर भरोसा हो, और जब तक विपक्ष अपनी रणनीति में बदलाव लाने का एक ऐसा कदम नहीं उठाता कि वो विश्वास दिला सके जनता को, तब तक वो जनता के बिखरे हुए आक्रोश को भुनाने की उम्मीद नहीं कर सकता। तो इतना साफ है कि जब तक वोटर्स के बीच एकजुटता का संदेश नहीं जाएगा ईमानदारी से, बेशक बीजेपी चुनावी कामयाबी हासिल करती रहेगी। अभी 22 राज्य हैं और दिन पर दिन चुनाव दर चुनाव वो बढ़ते जाएंगे, गिनती बढ़ती जाएगी। आपको जमीन पर लोगों के बीच विश्वास और मेहनत दोनों दिखानी होगी। फिलहाल आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारत 24।